हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं को देखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। पहला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साबरमती में शुरू किया था। एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य नमक पर कर लगाने के विरोध में साबरमती से दांडी तक सत्याग्रह किया। 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे और नमक कानून को तोड़ते हुए यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला था। जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई, जिससे जुलूस में शामिल लोग उत्तेजित हो गए। क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला करके उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी से इस फैसले को स्वीकृति देने की अपील की। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह। एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया पद्धति कहते थे। जर्मनी के रासायनिक रंगों के आ जाने से चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने को मजबूर हुए। किसान भी इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन इस अनुबंध से मुक्त करने के लिए बागान मालिकों ने लगान व अन्य गैरकानूनी करों को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। इस बढ़ोतरी के खिलाफ किसानों का विरोध काफी मुखर हुआ। किसानों के समक्ष उपस्थित संकट से मुक्ति दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को राजी किया। मामले में गांधी जी के हस्तक्षेप से सरकार ने एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया। अंततः किसान जिन समस्याओं से पीड़ित वह समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है हमारा, दांडी मार्च, जिसे सॉल्ट मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। कांग्रेस के 1929 ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 241 मील की यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी नामक तटीय कस्बे तक प्रारंभ की। दांडी पहुंचकर उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। चौरी चौरा कांड 4 से 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 में आया हुआ प्रश्न था और जितने भी प्रश्न हैं ये सारे आए हुए प्रश्न ही हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1928 में आया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश थे।
यह दल फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। भारतीयों को सदस्य न बनाए जाने के कारण संपूर्ण देश में विरोध स्वरूप हड़ताल और साइमन गो बैक के नारे से जुलूस निकाला गया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन 1920 से 1921 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रारंभ होने का मुख्य कारण तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो इसका आंसर आगे मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं है। एक्स्ट्रा फैक्ट में पूरी डिटेलिंग समझ में आ जाएगी। गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कर उसे अपने अनुकूल बनाना है। इनके सिद्धांत में अहिंसा, सत्यता और किसी सजा का प्रतिकार न करना शामिल है, लेकिन परहेज इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना सत्य है, अहिंसा सत्य है और सत्यता भी सत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, पूना समझौता 1932 ईस्वी इनके मध्य का एक करार था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंबेडकर जी और गांधी जी के मध्य पूना समझौता 1932 में हुआ था। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ। इसे पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राव बहादुर के प्रयत्नों से 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिला। गांधी जी ने इसकी घोषणा होने पर यरबदा जेल में 18 अगस्त 1932 को दलितों को मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार के विरोध में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन की घोषणा की। अतः 24 सितंबर 1932 को दलितों और अन्य सवर्णों हिंदुओं के मध्य पूना समझौता हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, 1919 में गांधी जी ने स्पेस के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1919 में रोल एक्ट अधिनियम आया था। एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं, वर्ष 1919 में गांधी जी ने रोल एक्ट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। इस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया था। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोल एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। अगला प्रश्न है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया। अप्रैल 1916 में तिलक तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने मराठा केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो 1917 में अध्यक्ष बनी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय स्पेस द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में सन 1905 ईस्वी में हुआ था। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने तथा हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से किया था। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश सरकार ने
बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 19 जुलाई 1905 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1909 में लिया गया था। इस निर्णय की घोषणा 19 जुलाई, कहीं कहीं 20 जुलाई भी मिलेगा, 1905 को की गई तथा 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इस विभाजन का प्रमुख कारण बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ब्रिटिश सरकार ने 19 से 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा के पश्चात 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया तथा इन्हीं के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को स्पेस आंदोलन कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। इस आंदोलन में विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूलों का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना मकसद नहीं था। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण जनता को बताया कि जरूरी प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल का विभाजन करना पड़ा, परंतु उनका मकसद बंगाल की राष्ट्रीयता को भंग करना या सांप्रदायिकता को बढ़ाना ताकि अंग्रेज बांटो और शासन करो की नीति में सफल हो सके। 19 से 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन निर्णय लिया गया। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता में बंगाल विभाजन के विरुद्ध ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लागू हुआ और पूरे बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1893 में। महात्मा गांधी सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। सेठ अब्दुल्ला ने गांधी जी को एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। गांधी का अफ्रीका जाने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर गांधी जी अंदर से विचलित हो गए। डरबन यात्रा के दौरान गांधी जी खुद भी इसे शिकार हुए। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लुइस फेसर। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुइस फेसर ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है हमारा, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर मरेट जे बर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1893 में। सन 1893 में रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरेट जे बर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी
व्यवसाय, जबकि अहिंसा हिस्सा थी, ब्रह्मचर्य हिस्सा था, सत्याग्रह भी हिस्सा था। गांधीवादी दर्शन में महात्मा गांधी ने अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह के बारे में विस्तृत व्याख्या एवं लोगों को प्रोत्साहित किया है, जबकि व्यवसाय के बारे में गांधीवादी दर्शन का कहीं उल्लेख नहीं है। गांधी जी आत्मनिर्भर ग्राम समाज की संकल्पना पर जोर देते हैं तथा व्यवसाय के जरिए मुनाफाखोरी की निंदा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1917 स्पेस सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक बड़ा विद्रोह था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। यह तनकटिया पद्धति के खिलाफ किया गया आंदोलन था, जिसमें अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा खेती की जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाना अनिवार्य कर दिया था। गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना स्पेस में की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1919। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसके सदस्य इस कानून की अवज्ञा कर जेल जाते थे। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने स्पेस अर्थव्यवस्था की वकालत की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकेंद्रीकृत। महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की तथा कुटीर उद्योग पर जोर दिया। इनके अनुसार उद्योग व संपत्तियों पर केवल चंद लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की, जिसके अनुसार निर्णय आय में सहमति से हो, ना कि मत गिनती द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी के लिए स्पेस भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खादी। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का बहुत महत्व रहा है। गांधी जी ने 1920 के दशक में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। गांधी जी बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण के कट्टर विरोधी थे। उनका विश्वास था कि बड़े पैमाने के उत्पादन से ही विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न हुए हैं। मशीनों का प्रयोग मनुष्य को आलसी बना देता है। महात्मा गांधी गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग और गांवों के सर्वोदय के समर्थक थे। अगला प्रश्न है हमारा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनदास के गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी थे। यह गांधी जी की आत्मकथा है। यह आत्मकथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं, गांधी जी ने गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जिनमें से प्रमुख शर्तों के अंतर्गत यह नहीं आता है कि भाईचारे को भावना को विकसित करने हेतु पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। एक आदर्श गांव हेतु शर्तें नियम है। इसमें जाति पाति का भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए। यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। और तीसरी है, आदर्श गांव में धर्मशाला एवं डिस्पेंसरी होनी चाहिए। आदर्श गांव में साफ सफाई एवं स्वच्छता तथा शौचालय का प्रबंध होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज MS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के स्पेस पहुंचे थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डरबन। महात्मा गांधी 1893 में भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। वह दक्षिण अफ्रीका भारतीय समुदाय के नेता बने।
दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक आंदोलन में उनकी भागीदारी रही। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर स्पेस बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेनिक्स। 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने फेनिक्स आश्रम नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। यह दक्षिणी अफ्रीकन के डरबन शहर में अवस्थित था। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। 4 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो से एक संदर्भ प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता अर्थात राष्ट्रपिता कहा और उनसे आशीर्वाद मांगे। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी, इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई को हुई। असहयोग कार्यक्रम पर विचार हेतु सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया, जबकि प्रमुख विरोधी CR दास थे। उनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। मदन मोहन मालवीय, CR दास, विपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकरन नायर के विरोध में के बावजूद अली बंधुओं तथा मोतीलाल नेहरू के सहयोग से प्रस्ताव पास हो गया। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वीर राघव आचार्य की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें CR दास ने असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में उपाधियों एवं प्रशस्तियों को लौटाना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत एवं विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा वितरण, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, मद्यपान निषेध एवं अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख था। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1922 में। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर में हुई एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस चौरी चौरा घटना में उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दिया था, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, किस जिले में घटी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर जिले में। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवक्कर के विरुद्ध में था। एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्रीय मांग पत्र पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। यह आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से किया गया। गांधी जी ने इसकी शुरुआत दांडी मार्च या नवक्कर के विरुद्ध 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 गुजरात के दांडी नामक स्थान से की थी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 प्रारंभ करने के पूर्व गांधी जी ने सरकार से एक बार फिर समझौता करने का प्रयास किया और गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी तथा इन मांगों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 ईस्वी तक का समय दिया, जो सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। 11 सूत्रीय मांगे निम्नलिखित हैं। पहली मांग थी भू राजस्व में 50% की कमी, दूसरी थी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, तीसरी आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार, चौथी नवक्कर समाप्त किया जाए एवं नवक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए, पांचवी था तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, छठवां था रक्षात्मक शुल्क लगाए जाए तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए, और 6वें नंबर का था रुपए विनिमय दर घटाकर 1 सीलिंग 4 पेंस की जाए, और 7वां था सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी, 9वां था नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए, 10वां था सेना व्यय में 50% की कटौती, और 11वां था शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए
तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। तो दोस्तों आज की हमने इस क्लास में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न आगामी परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। जय हिंद, जय भारत।